नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लाई हूँ दोबारा से 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के बेस पर बने एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं और ये नॉलेज बेस से भी अच्छा है। तो सब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, IFFI 2025 किस जगह आयोजित हुआ था। किस जगह आयोजित हुआ था आपका IFFI। ये हुआ था आपका गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। IFFI क्या है इसकी ये कौन सा आपका फेस्टिवल है? तो ये है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये आपका आयोजित हुआ था। कहाँ पर? गोवा में आपका होता है। और 2025 का ये 56वां संस्करण भी वही हुआ। और 2025 का 56वां संस्करण भी वही हुआ। ओपनिंग सेरेमनी से लेकर क्लोजिंग तक सभी इवेंट गोवा में ही हैं, गोवा में ही हुए। IFFI भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है जिसमें दुनिया भर की फिल्म्स शोकेस होती हैं। इसलिए आपका ये आंसर क्या हुआ? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंट्री ऑफ फोकस ऑफ IFFI 2025 कौन थी? कंट्री ऑफ फोकस, तो किस कंट्री पर फोकस किया गया? आपकी जापान पर, क्योंकि ये कहाँ हुआ था? आपका जापान में ही हुआ था। IFFI हर साल एक देश को कंट्री ऑफ फोकस चुनता है जिससे उसकी सिनेमा को विशेष स्पेस मिलता है। तो 2025 में वो स्पेस किसे मिला, वो हॉनर किसे मिला? वो आपका जापान को मिला। फेस्टिवल में जापानीज़ फिल्म्स की स्पेशल स्क्रीनिंग्स और इवेंट्स हुए। आपकी जो फेस्टिवल हुआ वहाँ पर जो जापानीज़ फिल्म्स थी उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग्स हुई और इवेंट्स हुए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपनिंग फिल्म ऑफ IFFI 2025 कौन थी? किसे मिला ये ऑनर, ओपनिंग फिल्म ऑफ IFFI? तो ये मिला द ब्लू ट्रेल को। द ब्लू ट्रेल को किसने बनाई थी ये फिल्म? ये बनाई थी आपकी ब्राज़ील में बनाई गई थी द ब्लू ट्रेल। ये ओपनिंग फिल्म थी। फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म हमेशा बहुत हाईलाइट होती है और इस किसे मिला? ये आपका मिला द ब्लू ट्रेल को, ब्राज़ील को। ओपनिंग फिल्म पूरे फेस्टिवल का टोन सेट करती है। इस फिल्म को इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहा था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, द ब्लू ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्डन पिकॉक जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था कौन? सबसे पहले आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी IFFI की? तो वो थी गोल्डन पिकॉक। अब किसने बनाई थी, किसे मिला ये था? तो ये मिला था स्किन ऑफ युद्ध। किसे? स्किन ऑफ युद्ध। गोल्डन पिकॉक IFFI का सबसे बड़ा अवार्ड है, बेस्ट फीचर फिल्म के लिए दिया जाता है। तो ये आपका कहाँ पर बना था? ये बना था वियतनाम में। कहाँ बनी थी ये स्किन ऑफ युद्ध? ये बनी थी आपकी वियतनाम में। ये स्किन ऑफ युद्ध विजय तरह ही इस फिल्म को युद्ध, इशू, आइडेंटिटी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चुना गया। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो वो बना स्किन ऑफ युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुमेन्स वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी? कौन बनी वुमेन्स वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? तो वो बनी सिडनी MC लाफ्लिन लेवरॉन। क्या है नाम? सिडनी MC लाफ्लिन्स लेवरॉन। और ये कहाँ की है? ये आपकी US की है। कहाँ की है आपकी? ये आपकी US की है। तो स्पोर्ट्स अवार्ड्स फंक्शन, स्पोर्ट्स अवार्ड सेक्शन की ये विजेता रही। 2025 का वुमेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर आपको मिला सिडनी MC लेवरॉन को। उन्होंने हर्डल्स और 400 मीटर कैटेगरी में एक्सेप्शनल सीजन खेला। वर्ल्ड एथलीट्स का यह अवार्ड ग्लोबल डोमिनेंस के लिए आधार पर देता है। किसके आधार पर? ग्लोबल डोमिनेंस के आधार पर देता है यह अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 कौन बना? कौन बना मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? तो वो बने मोंडो डुप्लांटिस। कौन? मोंडो डुप्लांटिस पॉल वॉल्ट में। ये किस में जीते हैं? आपके पॉल वॉल्ट में आपके ये जीते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और 2025 में भी उन्होंने बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस दी। तो ये पूरे सीज़न में लगातार गोल्ड मेडल इन्होंने ये जीते हैं, इसलिए इन्हें मेंस एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोंडो डुप्लांटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने दिसंबर 2025 एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट कितना रखा? कितना रखा रेपो रेट? वो रखा 5.25। कितना? 5.25% रखा। रेपो रेट कम होने का मतलब बैंक्स के लिए लोन लेना सस्ता, मतलब पब्लिक के लिए लोन इंटरेस्ट नीचे। आरबीआई ने यह कट इन्फ्लेशन गिरने के कारण किया। किसके किया? कट इन्फ्लेशन गिरने के कारण किया। इकोनॉमी के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई जीडीपी प्रोजेक्शन कितनी है? कितनी है आरबीआई जीडीपी प्रोजेक्शन फाइनेंशियल 2025-26 के लिए? आरबीआई जीडीपी प्रोजेक्शन कितनी है? तो वह है 7.3%। कितना? 7.3%। यह स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और सर्विस सेक्टर ग्रोथ पर आधारित है। ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद इंडिया की ग्रोथ एस्टिमेट सबसे ज़्यादा है मेजर इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना दर्ज किया गया? कौन सा? टोटल फर्टिलिटी रेट, तो वो हो गया 1.9। क्या? 1.9। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट है क्या? ये है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है। क्या? एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है? ये है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया का कितना पहुंचा? इंडिया का पहुंचा 1.9। मतलब क्या? रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे। इसका मतलब पॉपुलेशन अब धीमी गति से बढ़ेगी और लंबे समय में स्टेबलाइज होगी। यह पॉपुलेशन ज़्यादा तेज गति से नहीं बढ़ेगी। यह डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को दर्शाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया का फूड गेन आउटपुट 2025 में कितना रहा? कौन सा? फूड गेन आउटपुट 2025 में कितना रहा? फूड ग्रेन आउटपुट, तो वो रहा 357 मिलियन टन्स। कितना? 357 मिलियन टन्स। यह रिकॉर्ड लेवल है। इसका मुख्य कारण क्या है? अच्छी बारिश और इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़। क्योंकि 357 मिलियन टन्स आपका फूड ग्रेन आउटपुट जो अनाज उगा है वो कितना हुआ है? 357 मिलियन टन्स। इससे इंडिया की फुल फूड सिक्योरिटी और बफर स्टॉक दोनों स्ट्रांग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली को कौन सा यूनिक स्टेटस मिला? किसे? आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली को कौन सा यूनिक स्टेटस मिला? तो उसे मिला वाटर पॉजिटिव। कौन सा? वाटर पॉजिटिव। वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जितना पानी एयरपोर्ट कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। क्या मिला? क्या मतलब है वाटर पॉजिटिव? कि मतलब जितना आपका पानी एयरपोर्ट यूज़ नहीं करता उतना पानी आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम इसकी वजह है। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम्स इसकी वजह है। यह सस्टेनेबिलिटी के लिए हिसाब से बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि आपका इतना पानी आपका एयरपोर्ट में है। कि किसकी वजह से होता है? कि बारिश का पानी, आपका जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करके रखा गया है। जो उसका स्टोर रखा गया है और उसको पानी को बार बार यूज़ किया गया है। इससे ये टैग मिला है। कौन सा? वाटर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2025 से 29 में इंडिया किस मिनिस्ट्री द्वारा रिप्रेजेंट होता है? यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस बोर्ड में क्या है? ये यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इस बोर्ड में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती हैं। कौन करती है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन रिप्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यूनेस्को का मुख्य काम क्या होता है? एजुकेशन, साइंस, कल्चर से रिलेटेड होता है। क्या काम होता है यूनेस्को का? एजुकेशन, साइंस और कल्चर से रिलेटेड होता है। इसमें लॉजिकली भी और ऑफिशियली भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही सही आपके आते हैं। तो इसका आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हंसा 3NG एयरक्राफ्ट किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? कौन सा एयरक्राफ्ट? हंसा 3NG। तो ये किया आपका किसने किया? साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने। किसने? साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने। अब ये हंसा 3NG एयरक्राफ्ट है क्या? तो हंसा 3NG एक इंडिजीनियस
ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। क्या है? इंडिजीनियस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है आपका। ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग क्लब्स और पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़फुल है। किसके लिए यूज़फुल है ये आपका एयरक्राफ्ट फ्लाइंग क्लब्स और पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़फुल है। इसका इंडिजिनस डिज़ाइन एविएशन सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नया नाम क्या रखा गया? किसका? पीएमओ कॉम्प्लेक्स का वो रखा गया सेवा तीर्थ। क्या रखा गया? सेवा तीर्थ। पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नया नाम क्या रखा गया? सेवा तीर्थ। इस नाम बदलने का क्या उद्देश्य था? इस नाम बदलने का उद्देश्य था एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को सर्विस ओरिएंटेड आइडेंटिटी देना। क्या था? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसे सर्विस ओरिएंटेड आइडेंटिटी देना। यह पीएमओ बिल्डिंग रिवैम्प इनिशिएटिव का हिस्सा है। यह पीएमओ क्या है? यह पीएमओ आपका बिल्डिंग रिवैम्प इनिशिएटिव का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार की किस योजना के तहत स्टूडेंट्स को भारत दर्शन कराए जाएंगे? कौन सी है वो बिहार की योजना जिससे स्टूडेंट्स को आपको भारत दर्शन कराए जाएंगे? वो है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। इस योजना के तहत बिहार के स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को नेशन वाइड एजुकेशनल टूर्स कराए जाएंगे। ट्रैवल, स्टे, फूड, भाई आप घूमो, रुको, वहाँ पे खाना खाओ, सब आपको सरकार देगी। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को इंडिया के कल्चर, हिस्ट्री और डाइवर्सिटी से परिचित कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में आयोजित होता है? कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल। तो वो होता है आपके नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में आयोजित होता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल का सबसे प्रसिद्ध जो ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल है, इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। 17 मेजर ट्राइब्स क्या करती हैं? जो 17 मेजर जो आदिमानव होते हैं, 17 मेजर ट्राइब्स इसे परफॉर्म करती हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? कौन सी यूनिवर्सिटी की? नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर, तो वो बनी डॉक्टर मनाली कशीर सागर। कौन? डॉक्टर मनाली कशीर सागर आपका क्या बनी? वाइस चांसलर बनी। ये महाराष्ट्र हायर एजुकेशन में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। क्योंकि एक माइलस्टोन है महाराष्ट्र हायर एजुकेशन में। इनकी एकेडमिक क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनका सिलेक्शन हुआ। क्यों बनी? क्योंकि एक महिला थी, इसलिए एक माइलस्टोन है। इनकी एजुकेशन इतनी हायर थी कि इन्हें बनाना ही पड़ा। नागपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर बनी, एक पहली बार बनी कोई महिला आपकी वाइस चांसलर, कौन? मनाली कशीर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया को रशिया ने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए कितने बेस का एक्सेस दिया? इंडिया को रशिया ने लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए कितने बेसिस का एक्सेस दिया? तो वो दिया 40 प्लस बेसिस। रशिया ने इंडिया को 40 प्लस नवल और एयर बेसिस तक एक्सेस दिया है। इससे इंडियन नेवी की रीच आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक बढ़ती है। यह मिलिट्री लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन का बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल आइडिया 2026 का चेयरपर्सन इंडिया से कौन चुना गया? इंटरनेशनल आइडिया 2026 का चेयरपर्सन, तो वो चुने गए ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार भारत के एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट हैं। कौन है? एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट है और उन्हें 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया का चेयरपर्सन चुना गया। इंटरनेशनल आइडिया ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर काम करता है। इंडिया की ग्लोबल गवर्नेंस में बढ़ती भूमिका को यह अपॉइंटमेंट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एडीबी ने असम के हेल्थ सेक्टर के लिए कितना लोन मंजूर किया? एडीबी ने असम के हेल्थ सेक्टर के लिए कितना आपका लोन मंजूर किया? तो वो मंजूर किया 398.98 मिलियन। कितने? 400 मिलियन उन्होंने एक्सेप्ट किए असम एडीबी ने असम के हेल्थ सेक्टर के लिए। यह पैसा हॉस्पिटल्स
हॉस्पिटल्स को मॉडर्नाइज करने, इमरजेंसी केयर इम्प्रूव करने और डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए किया गया है। एडीबी ने एडीबी असम को देगा। नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि एडीबी ने असम को कितना लोन दिया, तो वो दिया 400 मिलियन, 398.8 मिलियन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनपीसीआई भारत बिल पे का नया प्लेटफॉर्म क्या है। एनपीसीआई भारत बिल पे का तो वो है बैंकिंग कनेक्ट। क्या है? बैंकिंग कनेक्ट। भारत बिल पे ने बैंकिंग कनेक्ट लॉन्च किया, जो बैंक बेस बिल पेमेंट्स को आसान बनाता है। इसे यूटिलिटी पेमेंट्स को सुपर फास्ट बनाने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया की Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही, तो वो रही 8.2%। शायद पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को तेजी से परिणाम है। इंडिया लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपीआई ने नवंबर 2025 में कितने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया। कितने ट्रांजैक्शन का यूपीआई ने रिकॉर्ड बनाया नवंबर 2025 में? तो 19 बिलियन। देखिए 19 बिलियन का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। पीडीएफ का डिजिटल इकोनॉमी सेक्शन में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इन्होंने कितना 19 बिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया, माइलस्टोन पार किया। यह इंडिया की कैशलेस इकोनॉमी को मजबूत करता है। यूपीआई लाइट और ग्लोबल एक्सपेंशन इसकी ग्रोथ रीजंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिनो पेमेंट बैंक को कौन सा नया लाइसेंस मिला। कौन से बैंक को फिनो पेमेंट्स बैंक को कौन सा नया लाइसेंस मिला, तो वो मिला स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। कौन सा? स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस मिला। अब यह लैंडिंग प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कौन से प्रोडक्ट्स? लैंडिंग प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। यह पेमेंट्स बैंक से एक हाई लेवल अपग्रेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके एमसीक्यूज आपकी 1 दिसंबर से 6 दिसंबर करंट अफेयर्स के आधार पर ही। पर मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो भी आपके लेकर आऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में आपके सारे करंट अफेयर्स आपके फिट नहीं हो पाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यूज, पीडीएफ, करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ आपके लिए लाती रहती हूँ। और बेल आइकन पर क्लिक करके ज़रूर जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। थैंक यू सो मच।